ऐसा नोटिस किया कि वो जब बैठा है तो एक साइड पूरा ऐसे टिल्ट हो रहा है और हम उसको फिर सीधा कर रहे थे और वो वापस ऐसे झुक रहा था और उसका मुंह खुला था और ड्रूलिंग हो रही थी तो रुक नहीं रही थी। धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वो चीज़ उसकी बढ़ रही थी, तो हम काफ़ी परेशान होकर जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने हमें एक मल्टीविटामिन सिरप दिया और कहा कि आप ले जाइए, क्योंकि समझ में शायद किसी को नहीं आया, सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे। हाय, मेरा नाम मोनिका है और मेरा एक 16 इयर्स का बॉय है जिसे ऑटिज़्म है। जैसे सब लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है, मेरी जर्नी भी वैसे ही स्टार्ट हुई कि जब वो 2 साल का था तब हमें कुछ सिम्पटम्स लगे। डॉक्टर्स ने कहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट ने कहा ओटी के पास जाइए और एक साइकिल चालू हुआ, ओटी से स्पीच, स्पीच से एजुकेशन, एजुकेशन से स्कूल, देन अच्छा एबीए करा लीजिए, ये नई थेरेपी आई है, अब हम ये करा लेते हैं, मार्केट में नया आरडीआई आया, अच्छा हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। सो एक सर्कल चल रहा था और वो चलने जैसे सारे पेरेंट्स भागते हैं, हम लोग भी भागने लगे। एक थेरेपी सेंटर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पर। किसी ने कहा कि ये ओटी अच्छा नहीं है, यहाँ कराने से ज़्यादा अच्छा है कि वो नया खुला है, उसमें ट्राई करते हैं। सो काफ़ी टाइम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे का जब डायग्नोज़ हुआ 2 से ढाई साल में, फिर थोड़ा हमें टाइम लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ये चीज़ें इतनी छोटी नहीं हैं कि 5, 6, 7, 8, 10 महीने में ठीक होने वाली हैं। ये एक बहुत लंबी जर्नी है। सो चलते गए, एक जगह से दूसरी जगह स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई, प्रेशर आया कि 3 साढ़े 3 साल में एडमिशन नहीं कराया तो कोई स्कूल नहीं लेगा, क्योंकि दिल्ली में तो गाइडलाइंस है कि 3 साल के बच्चे का एडमिशन नर्सरी में हो जाना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैंने 17 स्कूलों के फॉर्म भर दिए जैसे और पेरेंट्स करते हैं। सो उसे एक स्कूल में एडमिशन मिल भी गया, लेकिन धीरे-धीरे वहाँ समझ में उन्हें भी आया कि बच्चा स्पेशल है और इंडिपेंडेंटली वो स्कूल में नहीं रह सकता, तो फिर एक शैडो की रिक्वायरमेंट हुई। स्कूल को बहुत मुश्किल हुआ मुझे कन्विंस करना कि मतलब आप एक शैडो की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर उस स्कूल में विहान पहला ऐसा बच्चा था जिसके साथ शैडो की परमिशन मिली। अदरवाइज़ उससे पहले उस स्कूल में कोई बच्चे के साथ शैडो नहीं जाती थी। तो कुछ साल बहुत अच्छे निकले, फ्रेंड्स भी बने उसके। कुछ आवर्स उन्होंने हमें शॉर्ट कर दिए कि आपका बच्चा सिर्फ़ 2 से 3 घंटा बैठ सकता है, तो आप उतना ही टाइम रखिए। सिलेबस को मॉडिफ़ाई कर लीजिए, एग्ज़ाम्स हम उसका इस तरह से ले लेंगे कि जिस तरह से वो कंफ़र्टेबल हो, जिस तरह से वो आंसर्स कर पाए। तो बहुत उन्होंने मेरे ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं डाला, बहुत सपोर्ट मिला। कहीं न कहीं मेंटली ये प्रेशर तो होता ही है कि आपका बच्चा और बच्चों से अलग है और वो उस तरह से नहीं कर पा रहा जैसे कि और बच्चे कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप ये सोच रहे होते हो कि आज मेरे बच्चे ने स्कूल में क्या किया होगा या टीचर मुझे कुछ तो नहीं बोल देगी। बट धीरे-धीरे मैं इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर मुझे अपने बच्चे को एक सोशल एनवायरनमेंट देना है, तो स्कूल से बेटर और कोई जगह नहीं हो सकती है। तो ये जर्नी करीबन चली काफ़ी सालों तक। वो 6 क्लास तक एक रेगुलर स्कूल में गया। उसी बीच में थेरेपीज़ भी चलती रही। पर थेरेपीज़ में जैसा होता है कि दिल्ली में अंडर वन रूफ कुछ नहीं था। सो आफ्टर स्कूल एक थेरेपी 45 मिनट का सेशन, उसके बाद फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर 1 घंटे में एक दूसरी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे बच्चा एकदम थक गया है, कभी वो स्लीपी भी है क्योंकि बहुत छोटा था, तो कभी हम जगा के भी उसके सेशंस करा रहे होते थे। अ, खाने का उसका कोई टाइम नहीं था, सोने का उसका कोई टाइम नहीं था, कपड़े चेंज करने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, सो कार में ही सब कुछ हम लोग करते थे मैनेज। मेरा भी लंच एवरी टाइम या तो कार में होता था या स्किप होता था। सो मैं भी उसके जैसे उसकी तरह उसे लेकर हर जगह पर भाग रही थी। फिर शाम को ये होता था कि अच्छा स्पोर्ट्स भी कराना है, स्विमिंग भी जॉइन करा दिया है 5 साल में कि हमारा बच्चा और बच्चों से कहीं पीछे ना रह जाए, और म्यूज़िक में अगर कुछ अच्छा कर लेगा तो शायद इसमें कहीं आगे निकल जाए, क्योंकि स्कूल में तो सब बच्चे बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने अपने बच्चे की अलग से क्लासेस नहीं कराई तो मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। तो इसी हम भी एक रेस में लग गए कि पढ़ाई भी करानी है, थेरेपीज़ भी करानी है, उसको सोशल भी बनाना है, उसको हमें म्यूज़िक भी सिखाना है, उसको स्पोर्ट्स भी सिखाना है, टीचर्स भी हायर करने हैं। सो सुबह से शाम का जो टाइम होता था वो सिर्फ़ भागने में जा रहा था और हम लोग बहुत भागे। मतलब 8-10 साल तक भागने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक हमने उसके साथ घर पे काम नहीं किया, हमने उसको टाइम नहीं दिया,
तो वो सारी चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जैसा एक रेगुलर बच्चा स्कूल जाता है, घर आके अपना होमवर्क करता है, तो मेरे बच्चे के पास क्लास वर्क के अलावा होमवर्क करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। क्योंकि हर एक उसका थेरेपिस्ट अलग था, तो सबके प्लान्स अलग थे। अगर उसका एक अंडर वन रूफ कोई होता जो एक ओवरऑल बच्चे को देखता कि इस बच्चे के साथ एक्चुअल क्या काम होना चाहिए था। बजाय ये कि ओटी वाले ने अपना करा दिया, स्पीच वाले ने बुलवा दिया, थेरेपिस्ट बिहेवियर वाले ने कहा कि आप ये 4 चीज़ें करा दीजिए, एबीए वाले ने कहा कि ये वाले घर के 4 काम करा दीजिए। तो बच्चा तो एक ही है, बट आपने उसको डिवाइड कर दिया 5 अलग-अलग उस चीज़ में कि समझ ही नहीं आ रहा, आज स्पीच का छूट गया, अच्छा ठीक है, कल स्पीच का करा लूँगी, आज ओटी का करा लेती हूँ। ओहो! आज कल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अब ये सब छोड़ देती हूँ, आज मैं एजुकेशन ले लेती हूँ। तो मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरह से मैं खुद ही लॉस्ट हो जाती थी कि मैं आज क्या उसका प्लान बनाऊँ, कैसे उसका डे प्लान करूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ। तो ये काफ़ी साल तक ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि भागना कम करना पड़ेगा। मुझे उसकी थेरेपीज़ कट करनी चाहिए, मुझे उसको घर पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे होम प्लान्स लेने चाहिए। जितने भी दिल्ली में थेरेपिस्ट हैं, वो होम प्लान पे काम ही नहीं कर रहे हैं। उनका सबका फ़ोकस ये होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेंटर पे आए, क्लासेस ले, और वो आपको पेरेंट्स को इस तरह से गाइड करते हैं कि आपका बच्चा जितना ज़्यादा हमारे सेंटर पे आएगा, वो उतना ही इम्प्रूव कर जाएगा। अर्लियर ईयर्स में जितनी थेरेपीज़ कर लेगा, उतना आपका बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है जब मदर सीखती है और जब वो अपने बच्चे के साथ काम करती है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता है। क्योंकि 1 घंटे की 45 मिनट की थेरेपीज़ में बच्चा कितना सीख जाएगा ना, 23 घंटा वो मेरे साथ है। और अगर मुझे बाहर बिठा दिया गया कमरे के बाहर और 45 मिनट का सेशन एक बंद कमरे में हुआ, मुझे तो नहीं पता आपने बच्चे के साथ क्या काम किया और मेरे बच्चे ने कैसा रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद होम प्लान के नाम पर वो मुझे अगर 1-2 वर्ड्स में बता भी देंगे, तो शायद मैं समझ ही नहीं पाऊँगी कि मुझे कैसे काम करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि अंडर वन रूफ चीज़ें हों। एक टीचर या एजुकेटर या थेरेपिस्ट जो भी हो, वो ओवरऑल बच्चे को देखे और फिर वो एक हमें होम प्लान दे, वो हमें हफ्ते में 1 या 2 दिन बुलाए और फिर वो बताए, आप इस तरह से काम कीजिए, आपका बच्चा में जो फ़र्क आएगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरह का सेटअप अभी भी नहीं है। रेहान एक ऐसा बच्चा था जो हाइपर कभी नहीं था, ऑटिज़्म डायग्नोस हुआ था माइल्ड, बट उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, उसकी स्माइल से, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट भी ठीक-ठीक देता था, ऐसा कभी लगता नहीं था कि बहुत ही कोई ऐसा स्पेशल बच्चा है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो या आप भीड़ में नहीं जा सकते हो या आप किसी जगह पर गए तो किसी ने आपको ये बोल दिया कि आपका बच्चा स्पेशल है। मेरा ऐसा कभी भी नहीं रहा। लेकिन जैसा कि होता है ऑटिज़्म में रिग्रेशंस आते हैं, मेरे बच्चे में भी रिग्रेशंस बहुत आए। 2.5 साल में जो उसके वर्ड्स थे वो गए। फिर एक 6 टू 7 ईयर का टाइम आया, जो उसकी जितनी स्पीच आई थी वो सेंटेंसेस पे आ गया था, फिर वो ज़ीरो हो गया। जब हम डॉक्टर्स के पास गए, किसी के पास कोई आंसर नहीं था, ईईजी हो गया, हमारा ये हुआ, कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं दे पाया। फिर एक साइकियाट्रिस्ट ने हमें बोला कि इस बच्चे को हाई लेवल की एंग्ज़ायटी है, इसने अपने आप को शट डाउन कर लिया है। आप इससे एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिए, मतलब वो बोलेगा, अपने आप बोलेगा। सो उसकी लाइफ में अप डाउन्स बहुत आए, रिग्रेशंस बहुत आए। एक दिन ऐसा था जब वो नॉर्मली उठा था, कुछ भी हमें अनयूजुअल लग नहीं रहा था, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल रही थी, रेगुलर स्कूल जा रहा था, क्लासेस में जा रहा था। ऑल ऑफ सडन आफ्टरनून में मैंने ऐसा नोटिस किया कि वो जब बैठा है तो वो एक साइड पूरा ऐसे टिल्ट हो रहा है और हम उसको फिर सीधा कर रहे थे और वो वापस ऐसे झुक रहा था। और उसका मुँह खुला था और ड्रूलिंग हो रही थी, तो वो रुक नहीं रही थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा था, वो चीज़ उसकी बढ़ रही थी, तो हम काफ़ी परेशान होके जब डॉक्टर के पास लेकर गए, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप इसे एडमिट करा दीजिए। ऑल ऑफ सडन हमें उसे आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। 2-3 दिन रहा, सारे टेस्ट हुए, सब टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कहा कि ये तो न्यूरो का केस है, हमें यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, आप इसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। हम एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर गए, उन्होंने देखा, कुछ ख़ास नहीं हुआ, एक मल्टीविटामिन सिरप दिया और कहा कि आप ले जाइए, क्योंकि समझ में शायद किसी को नहीं आया, सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे। जिस टाइम वो एडमिट था, हॉस्पिटल में था, उसका बॉडी का बैलेंस नहीं था, वो बैठ भी नहीं पा रहा था, वो खा नहीं पा रहा था, बट उसका ब्रेन पूरी तरह से वर्क कर रहा था। क्योंकि जब वो लिख रहा था, क्योंकि उसको लिखने का बहुत शौक है, उसको पेपर पेन दिया और उसके पापा का बर्थडे था, तो उसने लिखा हैप्पी बर्थडे पापा। सो मुझे लगा कि उसका ब्रेन पूरी तरह से काम कर रहा है, बट कहीं न कहीं ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शंस बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, वो वहीं कुछ प्रॉब्लम है, बट डायग्नोसिस में कुछ नहीं आ रहा है। बट धीरे-धीरे वो चीज़ ठीक हो गई। फिर जब वो 13-14 इयर्स का हुआ, तो कुछ एंग्ज़ायटी शुरू से उसकी हाई रहती थी।
प्यूबर्टी वाली चीज़ें भी आ रही थी और हम लोगों को कुछ घर चेंज करना पड़ा क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ और सेटअप वेस्ट दिल्ली में नहीं मिल रहा था। सो काफ़ी चेंजेज़ आए हमारे घर में, फैमिली मेंबर्स उससे दूर हुए। सो एंग्ज़ायटी बढ़ी तो उसको सीज़र अटैक भी आए। 1 से 2 बार ऐसा हुआ, फिर हमें उसका थोड़ा और ध्यान रखना पड़ा कि अकेला कहीं हम उसे छोड़ नहीं सकते, रात में सो रहा है तो हम कुछ भी हिलता है तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि कुछ तो हो तो नहीं गया है। स्विमिंग करने जाएगा तो आपको उसको सुपरविज़न करना है, रनिंग करेगा तो आपको देखना है, तो ये सारे हैं कि हमें उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। बट जैसे लाइफ़ मूव ऑन होती रहती है, अब चली और अभी वो ठीक है, मेडिसिन्स पर है। एक मेडिसिन ऐड ऐड ऑन हो गई उसकी लाइफ़ में, सो शायद वो लंबी चलेगी। बट इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा फिर मेडिकली एक और एंगल उसके साथ में ऐड ऑन हो गया कि अच्छा अब ये एक और चीज़ है। ऑलरेडी आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल रहे थे और एक और चीज़ आपकी लाइफ में आ गई। बाद में जब सीज़र्स के बारे में पढ़ा तो समझ में आया कि 50-60% बच्चों को एडोलेसेंस की एज में ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बच्चों का एंग्ज़ायटी लेवल बहुत हाई होता है। और इन बच्चों को एक्सप्रेस करना नहीं आता। एंग्ज़ायटी हाई होती है, स्लीप कभी डिस्टर्ब होती है, प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, तो काफ़ी बच्चे इस सीज़र वाले उसमें चले जाते हैं। बट अब वो ठीक है, एक स्पेशल स्कूल में जाता है, अपनी अ, डेली लिविंग थिंग्स पे हमने उसका फ़ोकस किया है कि वो इंडिपेंडेंट कैसे रहे, कैसे वो अपना डे स्पेंड करे, खाली बैठे तो वो क्या कर सकता है, मेरे बिना वो कैसे रह सकता है। अगर उसे भूख लग रही है, तो वो ये ना सोचे कि मतलब कुछ पड़ा हुआ है बिस्किट, नमकीन तो मैं खा लूँ। उसको कुछ बनाना आता हो कि हाँ, मैंने ये कर लिया और मैंने अपना काम चला लिया। सो अभी हमारा फ़ोकस उस चीज़ पर है कि घंटी बजी तो ये देख के समझ पाए कि मुझे इनके लिए गेट खोलना है कि नहीं खोलना है। या मैं बोलूँ कि हम जैसे डेली ग्रोसरी शॉप जाते हैं और हम कुछ शॉपिंग करते हैं। सो कि डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, वो मुझे कैसे परचेज़ करनी है, कैसे मुझे अपना बैलेंस लेना है वापस, काउंट करना है, क्या मैं लेकर आया हूँ। सो अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयरनेस, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस एंड मतलब सोशली इनएप्रोप्रिएट ना लगे कि मतलब मुझे कोई ये ना कहे कि आपका बच्चा स्पेशल है और उसने ऐसा कर दिया। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लर्निंग से सीखी कि मुझे अपने बच्चे को अब क्या सिखाना है, जो उसको आगे मतलब इंडिपेंडेंट रहने में हेल्प करेंगे। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग उसके साथ नहीं होंगे, सो वो अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करेगा, कैसे रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है बाहर ले जाने से बहुत आई हैं। थेरेपी से ज़्यादा मैंने उसको इतना ज़्यादा एक्सपोज़र बाहर का दिया कि मॉल्स लेकर जा रही हूँ, रेस्टोरेंट एवरी वीक लेकर जा रहे हैं। कोई ऐसी सोशल गैदरिंग नहीं हुई जो मैंने उसके बिना अटेंड की। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम वहाँ से निकल जाते थे। जिन कपड़ों में वो कंफर्टेबल है हमने उसी में कराई। उसको क्लोथिंग इश्यूज़ हैं कि उसको कॉलर्स नहीं पहनने हैं, उसको क्लोज़ शूज़ नहीं पहनने, टाइट पैंट्स नहीं पहनने हैं, तो लोअर में टी-शर्ट में कंफर्टेबल है। तो हमने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि आप एक पार्टी में बच्चे को टी-शर्ट और लोअर में लेकर आ गए। वो जिसमें कंफर्टेबल है, वो शूज़ नहीं पहनना चाहता तो वो क्रॉक्स पहन के जाता है, बट वो हर जगह जाता है। और वो बहुत एन्जॉय करता है लोगों को, कंपनी को, पीयर्स को। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को शायद फ्रेंड्स बनाने नहीं आते या पीयर ग्रुप से ही भागते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इसका उल्टा है। इन लोगों को फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन बनाने नहीं आते। सो हमें इनके लिए फ्रेंड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जिनके भी सिबलिंग्स हैं उनको तो ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट भी मिल जाता है और कहीं न कहीं वो देख के सीखते हैं। बट जिनके सिंगल बच्चे हैं जैसे कि मेरा बच्चा सिंगल है, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए हम पेरेंट्स को, स्पेशल मॉम्स को कि हम लोग वीकली कोई ऐसी डेट्स प्लान करें जहाँ पे हमारे बच्चे मिलें, उनके सिबलिंग्स मिलें, हम मॉम्स मिलें क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा भी एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा टाइम याद है जब मेरे फ्रेंड्स नहीं थे तो मुझे लगता था मुझे डिप्रेशन ही हो जाएगा कि सारा दिन बच्चे के पीछे-पीछे भागो, उसके बाद घर देखो, फिर नेक्स्ट डे से आप फिर वही जर्नी शुरू करो। तो आपके पास में एक स्पार्क ही नहीं है कि मतलब एक अंदर से वो एनर्जी नहीं आ रही कि आप कैसे काम करोगे। मुझे लगा मुझे एरोबिक्स जॉइन करना चाहिए, मुझे योगा जॉइन करना चाहिए। मैंने वो सब भी अपने लिए किया ताकि मैं मेंटली, फिज़िकली फिट रहूँ। सो मैं अपने बच्चे पे फ़ोकस कर पाऊँगी। अगर मैं अपने आप को फिट नहीं रखूँगी तो शायद मैं अपनी फैमिली को और बच्चे को ही नहीं देख पाऊँगी। ये मुझे काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ।
फ्रेंड्स उसके जब हमने बनाए, तो वो फ्रेंड्स मेरे भी बने, मेरा भी मेंटल प्रेशर उससे काफ़ी कम हुआ। हमारे बच्चों की जो अब गैदरिंग्स होती हैं, वो ऐसी होती है जो हम 4-5 मॉम्स हैं कि हम लोग कोई भी एक ऐसा पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों को हमने कुछ खिलाया, थोड़ा घुमाया, सोशली इंटरैक्ट करवाया और वो बहुत खुश होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करनी चाहिए। थेरेपीज़ ठीक है, थेरेपीज़ का अपना रोल होता है, बट सब कुछ थेरेपी से नहीं होता। आपके बच्चे को जो रेगुलर बच्चों को चाहिए होता है, वो हमारे बच्चों को भी चाहिए होता है। सिर्फ़ वो बता नहीं पाते और उनको कराने का तरीका थोड़ा अलग है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हमें नेचर से सीखने को मिलता है, बाहर जाके सीखने को मिलता है, ट्रैवल से मिलता है, आप उसको कहीं भी लेकर जाते हो, वहाँ से वो जो एक्सपीरियंस गेन करता है, वो कोई भी थेरेपी सेंटर अपने इतने से कमरे में क्रिएट ही नहीं कर सकता। अगर हम उनके लिए कुछ ऐसा प्लान करते हैं तो वो उनके लिए एक आउटिंग होती है, जहाँ फन होता है, एक पिकनिक होता है, जहाँ बच्चा एन्जॉय करता है। तो वहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सो अब मैं यही करती हूँ। मेरा ये होता है कि 5 दिन काम करें, सैटरडे संडे हम उसको बहुत घुमाएँ, उसकी पसंद की चीज़ें खिलाएँ, उसके पसंद के रेस्टोरेंट्स में ले जाएँ, उसके फ्रेंड से मिलाएँ, लोग हमारे घर आएँ, हम लोगों के घर जाएँ। क्योंकि इनिशियली तो थोड़ा हम लोग भी प्रेशर में आ जाते हैं कि सब जगह जाना बंद कर देते हैं और हम अपने बच्चे पे फ़ोकस करते हैं, हाँ, बच्चा ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई 2, 3, 5 साल की जर्नी नहीं है कि आपने बस सब कुछ चीज़ें बंद कर दिया और लगातार आप काम में लग गए और आपके बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो सारी चीज़ें पैरेलल ही चलनी चाहिए। तो एक ये भी चीज़ है कि आपके बच्चे को आपको वैसा ही ट्रीट करना है जैसा आप एक रेगुलर बच्चे को ट्रीट करते हैं। अगर मेरा एक बच्चा होता और वो रेगुलर चाइल्ड होता, तो मैं उसके साथ कैसे बिहेव करती वही सोच के मुझे एक स्पेशल बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए। ये सोच के कि वो स्पेशल है तो पहले से ही मैं उसके लिए चीज़ें आसान कर दूँ कि ये तो खोल नहीं पाएगा, अच्छा बॉटल का कैप मैं ही खोल के दे देती हूँ। अच्छा ये वाला काम नहीं कर पाएगा, तो ठीक है मैं ही इसका कर देती हूँ या अकेला अपना ध्यान नहीं रख पाएगा तो मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय हम ये सोचें कि वो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ़ हमें उन्हें टाइम देना है। एज़ अ पेरेंट हम भी इतने डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं ये अपने आप से अगर मैं चली गई तो अपने आप से खाना ही नहीं खाएगा, ये तो भूखा ही रहेगा। अगर मैंने पानी नहीं दिया तो शायद पानी ही नहीं माँगेगा। बट ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है इनको टाइम देंगे तब ये अपने आप दिमाग लगाएँगे और सब कुछ कर सकते हैं। जेएनएस की तरफ से मैं सारी स्पेशल मॉम्स स्पेशली जो न्यूली डायग्नोस्ड बच्चे की मॉम्स हैं, उनको यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत धक्के खा-खा के मुझे आए हैं और मेरे बच्चे का बहुत टाइम सिर्फ़ वेस्ट हुआ कि मुझे पता नहीं था कि मुझे राइट प्लेस कौन-सा है, राइट थेरेपिस्ट कौन-सा है, क्या मैं कराऊँ? ओटी कराऊँ, स्पीच कराऊँ, क्लास भेजूँ, रेगुलर स्कूल डालूँ, स्पेशल स्कूल डालूँ? मतलब ये सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे और उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे जहाँ हम लोग इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। तो आज की डेट में जो सोशल मीडिया के आने से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के आने से पेरेंट्स आपस में जो कनेक्ट हुए हैं और ये जो जेएनएस ने एक नया प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया है, सो ये तो बहुत ही अमेज़िंग है क्योंकि मैंने खुद इतनी सारे मदर्स की जब जर्नी सुनी, तो मुझे समझ में आया कि जर्नी शेयर करने से और पेरेंट्स को कितनी गाइडेंस मिलती है क्योंकि जो गलती औरों ने की, वो गलती नए पेरेंट्स नहीं करें और वो अपने बच्चे में बहुत जल्दी फ़र्क ला सकते हैं। अगर वो ये सारी मदर्स क्योंकि थेरेपिस्ट कुछ भी बोले, डॉक्टर्स कुछ भी बोले, बट जो एक स्पेशल मॉम बोलती है, वो दिल से बोलती हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होता है, वो कहीं न कहीं आगे जाके एक नए पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस बन सकता है कि हमें क्या करना है। राइट टाइम पे राइट चीज़ें करें, थेरेपीज़ पे नहीं भागें, थोड़ा-सा पॉज़ दें, फैमिली को टाइम दें, बच्चे को टाइम दें। सो यही मेरी लर्निंग है कि बच्चे को स्पेशल बच्चा नहीं समझें, उसे ये समझें कि वो एक रेगुलर बच्चा है और जैसे मैं एक अपने रेगुलर बच्चे के साथ में काम करती हूँ, वैसे ही मुझे इसके साथ काम करना है क्योंकि एक रेगुलर बच्चे के भी टेंट्रम्स होते हैं, वो भी कभी बिहेवियर्स दिखाता है, वो भी कभी पढ़ना नहीं चाहता है, तो हम उसके साथ में वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे और हम इन बच्चों के साथ भी वैसे अगर ट्रीट करेंगे तो शायद उनकी जर्नी और बेटर हो पाएगी। तो थैंक्स टू जेएनएस for giving me such a golden opportunity to come here and share my journey with all of us. Thank you. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic
If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.